हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू इंजीनियर पॉइंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर लेने जा रहे हैं। पहले हमने आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जो कि हमारा सिलेबस डिस्कशन था। और आज इस वीडियो में हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है? तो इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का परिचय। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बेसिक्स टर्म्स को देखेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्या क्या बेसिक टर्म्स हो सकते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि हम शुरू करते हैं, तो पहला टर्म आता है हमारा बायोलॉजी। क्या है? शुरू करते हैं हम बेसिक से। तो पहले हम देखें अगर जे तो बायो प्लस लॉजी। तो बायो दो शब्द से मिलकर बना है। बायो क्या है? तो दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है हमारा बायो का मतलब होता है लाइफ। और वहीं अगर जो लॉजी की बात की जाए, तो जिसे कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड जो कि होता है लोगोस। ठीक है? और इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। तो यहाँ से हमें मिल जाता है कि लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, लाइफ प्लस लॉजी, जिसका मीनिंग होता है लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी कहते हैं। फर्दर इसे क्लासीफाई करें तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा जूलॉजी, बायोलॉजी को अगर हम क्लासीफाई करें, और तो ये हो जाएगा हमारा जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि बायोलॉजी में क्या था, तो जिसमें हम लाइफ्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। इसे फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे तो आता है हमारा जूलॉजी और बॉटनी, जिसे इसमें डिवाइड किया गया है ताकि हमें पढ़ने के लिए और आसान हो जाए। चीज़ों को आखिर डिवाइड क्यों की जाती हैं, क्लासीफाई क्यों की जाती हैं? ताकि उसे और हम डिटेल में पढ़ सकें, हमें कोई दिक्कत ना आए, आसानी से पढ़ सकें क्लासीफाई करके। उसीलिए इसको भी क्लासीफाई किया गया टू पार्ट्स में, बायोलॉजी को जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो प्लांट्स की एनिमल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम जूलॉजी कहते हैं। किस के बारे में? टू स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। और जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी। टू स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है? तो उसे हम कहते हैं बॉटनी। ठीक, इतना क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये हो गया हमारा बायोलॉजी। बेसिक टर्म्स हम इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएं एक एक करके। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है इसी के साथ। क्या होता है? नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा इकोलॉजी। इसे भी हम तोड़ के अगर पढ़ें, किसी भी चीज़ को ब्रेक कर पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाता है। तो इको मीन्स हमारा होता है अराउंड अस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ये क्या है? अराउंड अस एंड टू स्टडी। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि वो वस्तुएं जिसमें जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी चीज़ें हों, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग लिखते चले गए। अब यहाँ पे तो ये कोई ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, तो मैं हर एक चीज़ को लिख सकता नहीं हूँ।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे ओरली डिक्टेट करता जाऊँ, बोलते जाऊँगा, आप लोग समझते जाइए, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या होता है मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, भले इंग्लिश में लिखूँ, मैं दोनों में आप लोगों को इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी क्या होता है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है वो वेदर विच इज़ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हमें चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसे कि हम जीव निर्जीव कहते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, उनकी स्टडी को एक ग्रुप में स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके फर्दर 2 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया आगे, ठीक है। इसे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। तो क्या हो जाएगा हमारा इकोलॉजी को, अगर हम फिर आगे चल के हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, एक होता है हमारा ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, एंड सेकंड वन इज साइनोकोलॉजी। देखिए, तो इसको समझते हैं क्या होता है हमारा ऑटो इकोलॉजी एंड साइनोकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है, तो जब हम एक तरह की स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जब हम एक सेम स्पीसीज के बारे में, यानी कि सेम प्रजाति के लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग जो भी है, उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। ठीक उसी का अपोजिट, जब हम किसी डिफरेंट स्पीसीज को लेके इंक्लूडिंग सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग को लेते हुए आज हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइनोकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, तो द स्टडी ऑफ, कहाँ पे करते हैं, यहीं पे देखिए, द स्टडी ऑफ सेम स्पीसीज इन a group including the surrounding, ठीक है, is known as ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैसे हम इसको साइनोकोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ कि द स्टडी ऑफ सेम स्पेसीज, यानी कि सेम प्रजाति के किसी एक ग्रुप में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, सेम प्रजाति के, वो कुछ भी हो स्पेसीज में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे लिविंग थिंग्स को ज़्यादा इसमें लेंगे, तो कोई भी चीज़ हो जिसके सेम स्पेसीज, यानी कि सेम प्रजाति के, और या किसी चीज़ को हम स्टडी करें एक ग्रुप में, इंक्लूडिंग हमारे सराउंडिंग को उसको लेते हुए एक ग्रुप में, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। और वहीं साइनोकोलॉजी को देखा जाए तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट species in a group including surrounding is known as साइनोकोलॉजी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, साइनोकोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन तो करता जाऊँगा, लेकिन डिटेल यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं लिख सकता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि अब ये कोई ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं और उतना टाइम रहता नहीं है, किसी को भी ज़्यादा लंबे लेक्चर्स किसी को नहीं पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में उस चीज़ों को लिखूँगा और एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे जो भी टर्म होगा अच्छे से आप लोगों को समझने हैं। फिर उसके बाद कोई भी आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, बस उसको उठाइए, एक बार रीडिंग लगा जाइए। यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को सभी टर्म्स क्लियर करने हैं, और उसके बाद मैं जो भी आप लोगों को समझाऊंगा आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो एक बार रीडिंग लगाइए, आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ BTU सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। तो पूरे बहुत ज़्यादा बुक्स तो उठाई जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें मिलती है, तो यानी कि बुक का हर एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। हमको क्या अपने एग्जाम्स के बेसिस पे लेकर चलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इकोलॉजी क्या था। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूँ। इकोलॉजी द अराउंड अस, यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग में
हैं, जो भी थिंग्स हमारे हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, प्रेजेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, तो उसे हम, उसमें क्या आता है, ऑटो इकोलॉजी और साइनोकोलॉजी। क्या है, ऑटो इकोलॉजी और साइनोकोलॉजी। ठीक है, तो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, तो द स्टडी ऑफ सेम स्पेसीज इन अ ग्रुप इंक्लूडिंग द सराउंडिंग इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ ग्रुप इंक्लूडिंग सराउंडिंग इज नोन एज साइनोकोलॉजी। आज एक ही प्रजाति के लिविंग थिंग्स का हम स्टडी करें किसी ग्रुप में, सराउंडिंग को यानी कि आस पास के सराउंडिंग को लेते हुए, तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। और वही अगर जे हम डिफरेंट स्पेसीज यानी कि डिफरेंट अलग अलग प्रजाति को एक ग्रुप में लेकर उनकी स्टडी करें इंक्लूडिंग उनके सराउंडिंग को, तो उसे हम कहते हैं साइनोकोलॉजी। ठीक है, अब एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ इकोलॉजी, यहाँ पे मैं लिख दूँ फादर ऑफ इकोलॉजी। तो कौन थे फादर ऑफ इकोलॉजी, तो वो थे हैकल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पूछा जाए एग्जाम में तो क्वेश्चंस का आंसर उसके वेटेज के हिसाब से देना चाहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2 नंबर का है, तो उसको 2 नंबर लायक लिखना चाहिए, ज़्यादा कॉपी नहीं भरनी चाहिए। उसको हिसाब से, नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। जब 5 नंबर का है तो 100 से बड़ा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ पे ये सभी टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों को वहाँ पे उस टर्म्स को उसमें कोरिलेट करके वहाँ पे और जोड़ के आपको लिखना चाहिए। ठीक है, एडअप करके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंटेंट दे सके वहाँ पे। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो हैकल को कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग शुरुआत करेंगे, पहले शुरुआत करें इकोलॉजी क्या होती है, फिर फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, जो कि ऑटो इकोलॉजी, साइनोकोलॉजी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम, इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इको सिस्टम। तो कहीं ना कहीं नाम से भी थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया होगा कि जैसे कि हम पीछे पढ़े थे इकोलॉजी, तो वहाँ पे क्या था, तो हमारे अराउंड जो भी चीज़ें उनके स्टडी को हम कहते हैं उनके स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इको शब्द आया है, तो इको मतलब क्या कंफर्म हो गया, अराउंड अस। तो हमारे अराउंड अस, सराउंडिंग में जो भी एक सिस्टम चल रहा है उनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो सॉरी स्टडी नहीं, जो भी हमारे अराउंड जो भी चीज़ें चल रही हैं अराउंड्स, जो भी एक सिस्टम चल रहा है उनको हम क्या कहते हैं, तो इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अराउंड जो भी एक सिस्टम चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, तो इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है कि देखिए हमारे अराउंड और यहाँ पे ये क्या है, तो सिस्टम। हमारे अराउंड जो भी एक सिस्टम चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्लांट है। ठीक है, क्या है, तो प्लांट है। प्लांट को कौन खाता है, तो एक ग्रास होपर खाता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ग्रास होपर। ग्रास होपर का कौन खाएगा, तो ग्रास होपर का फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, तो स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा,
तो मान लीजिए स्नैक को मान लीजिए कि उल्फ खा गया या फिर फॉक्स खा गया, ठीक है, फॉक्स खा गया, ठीक है। फॉक्स को कौन खाएगा? तो लॉयन खाएगा। तो ये क्या है कि एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक सिस्टम अगर डिसबैलेंस हो जाए, फॉर एग्जांपल ग्रास होपर को अगर ये फ्रॉग खाना बंद कर दे, क्या हो जाए? ग्रास होपर को फ्रॉग खाना अगर ये बंद कर दे, या फिर ग्रास होपर को कोई और भी पक्षी, या फिर मान लीजिए यहाँ पे क्रो या फिर लिजार्ड, वो अगर ये खाना बंद कर दे, तो इससे क्या हो जाएगा? ग्रास होपर की इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कहीं कहीं न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे टिड्डे चले हैं जो कि जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के पूरी फसलों को खा जा रहे हैं। तो ऐसा ये किन कारणों से होता है? वही अगर जो उनके लिमिटेशन में वो हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फसल ख़राब नहीं होंगी। लेकिन उनका क्या हुआ है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है कि किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दें। तो उसी प्रकार सिमिलरली अगर यहाँ पर ग्रास होपर को जब फ्रॉग खाना अगर जब बंद कर दें तो इनकी क्या होगी? पॉपुलेशन अचानक से इंक्रीज कर जाएगी, तो फिर फ्रॉग का वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। फ्रॉग का आखिर भोजन कैसे मिलेगा? कीड़े मकोड़ों से तो मिलती है, तो वो नहीं खा पाएंगे तो उनका वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर स्नैक को कैसे मिलेगा? तो स्नैक को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए फॉक्स उसी को खा रहा है या फिर उसको पिकॉक खाता है, तो फिर उसको कैसे भोजन मिलेगा? जो उसी पर डिपेंडेंट है। तो इस तरह क्या होगा? पूरा एक सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर चलता रहा, प्लांट को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, फिर आगे ऐसे जो सिस्टम चल रहा है, तो ये जो सिस्टम एक चल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? एक सिस्टम कहते हैं। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जो हमारे सराउंडिंग में जो सिस्टम चल रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? तो इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या था? तो हमारे सराउंडिंग में जो भी एक सिस्टम चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे स्टार्ट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें क्या आता है? जिसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। क्या समझते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? तो ये हो गया हमारा बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक, तो इसमें आते हैं हमारे लिविंग थिंग्स। क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट, पूरे हमारे वर्ल्ड में जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यानी कि जीव, जिसमें कि जीवन है, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। और एबायोटिक में क्या आते हैं हमारे? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं? तो निर्जीव, जिसमें जीव ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव, ठीक है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं बायोटिक क्या होते हैं? तो जिसमें कि लाइफ हो उसे हम लिविंग थिंग्स, जिसमें कि लाइफ हो, जीव हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो कुछ भी हो सकता है। जितने भी प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, मैन को भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम ह्यूमंस, ठीक है। इसमें क्या लाइफ होता है, तो इससे ये किसके अंदर आएंगे? ये सभी आएंगे लिविंग थिंग्स के अंदर। तो ये किसके अंदर आएंगे? लिविंग थिंग्स से, लिविंग थिंग्स के बाद किसके अंदर आएंगे? तो बायोटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारे एबायोटिक। एबायोटिक्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल देना चाहें तो हो जाएगा जैसे कि वुड। वुड जब क्या, वो जो पेड़ से कट चुका है उसके बाद का प्रोसेस है, क्या हो जाएगा? वुड। उसमें क्या है? लाइफ नहीं है अब, तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। अपने आसपास देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रिक्स हो जाएगा, मड हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? टॉयज जो होते हैं, ये सभी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सभी आते हैं हमारे एबायोटिक के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बायोटिक और एबायोटिक समझ में आ गया होगा। तो फिर इसी के हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो बायोटिक क्या था, तो लिविंग थिंग जिसमें जीव होते हैं उसे हम कहते हैं बायोटिक, और एबायोटिक जिसमें कि लाइफ नहीं होता है जिसे हम निर्जीव कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, जो कि हमारे दो आते हैं। एक होता है हमारा, फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक components, and second one is abiotic component। ठीक है, तो पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। पहले हम क्या समझेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स को। जैसे मैंने ये बताया था बायोटिक एबायोटिक क्या होते हैं, जिसमें कि लाइफ ना हो। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे देखा जाए तो हमने अभी यहाँ क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या था, जो भी हमारे सराउंडिंग जो एक सिस्टम चल रहा है वो इकोसिस्टम था। तो उसी में के दो कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमें क्या आ जाएंगे, जैसे कि H2O, वाटर, क्या है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, लाइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, और देखा जाए तो लाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा एयर। ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें जीव नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, देखा जाए तो टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सभी ऐसे इसमें टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, कि अगर ये लार्ज अमाउंट में हो जाए तो, कम अमाउंट में हो तो ये लिविंग थिंग्स को क्या कर सकते हैं, बैडली उसे इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो वाटर को ही लिया जाए, क्या है, अगर जो हम यहाँ पे वाटर को ले लें, तो अगर जो ये लार्ज अमाउंट में हो जाए तो, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो गया तब पर भी तो दिक्कत है। बहुत सारे गांव शहरे उसमें डूब जाते हैं, बहुत से लोगों को वहाँ पे क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हो गया तब पर भी दिक्कत, क्या, किसको दिक्कत किया, तो लिविंग थिंग्स को ही तो दिक्कत किया। कहीं ना कहीं वहाँ पे ह्यूमन को दिक्कत आया। और ये कम अमाउंट में हो जाए तब पर भी दिक्कत है। और ये कहीं कहीं आप लोगों को आजकल तो सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है, आजकल पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो वो दिक्कत आप लोगों को साफ ऐसे कॉमन ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये इसीलिए ये बायोटिक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर वो प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो वो आपको बैडली लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसका प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइट वगैरह प्रॉपर अमाउंट में ना हो तब पर भी दिक्कत है। एयर का भी वही है, तो इसी तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके नीचे एक लाइन और आप लोग ऐड अप कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अमाउंट्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी important to have in proper quantity। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में होना इसकी काफ़ी बहुत ज़रूरत है। अगर जो ये जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को लार्ज अमाउंट में हो जाए तब पर भी दिक्कत है, और अगर जो कम अमाउंट में हो जाए तब पर भी दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके ये कंपोनेंट्स एबायोटिक में खास हमको उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एबायोटिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी वो भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, कभी कभी एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द
फ्यूदर क्लासिफिकेशन या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर। क्या आता है? प्रोड्यूसर। आखिर प्रोड्यूसर क्या होता है? तो बेसिकली नाम से एक आइडिया लग रहा होगा, जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा दोज लिविंग थिंग्स which made their food by themselves are known as प्रोड्यूसर। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा अगर देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स। तो मैंने क्या लिखा है? दोज लिविंग थिंग्स विच मेड देयर फूड बाय देमसेल्फ आर नोन एज प्रोड्यूसर। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि नाम से एक आइडिया लग रहा था, प्रोड्यूसर जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं? क्या किसी को वो किसी और से भोजन लेते हैं? वो तो किसी से भोजन नहीं मांगते, ना ही कोई ने भोजन देता है। वो क्या करते हैं? सेल्फ ही अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। सनलाइट को यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके यूज़ करके अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही समझाने की कोशिश की है। हिंदी वालों को एक्सप्लेन कर दूँ कि वो लिविंग थिंग्स, वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा प्लांट्स, पौधे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर हो जाएंगे। वही नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर के बाद आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट प्रोड्यूसर के बाद तो खाने वाला भी तो एक आता है जो उसको क्या करता है? भोग करता है उसका। तो उसे क्या कहेंगे हम? कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि अपना फूड, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं हम। दोज लिविंग थिंग्स विच डज नॉट made their food by themselves they depends on producer are known as consumers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पत्तियों को खाते हैं, पहले एग्जाम्पल थे जैसे कि ग्रास, होपर्स, काउज, गोट्स। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर होते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो दोज लिविंग थिंग्स विच डज नॉट मेड देयर फूड बाय देमसेल्फ
दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर आर नोन एज कंज्यूमर्स। तो वे लिविंग थिंग्स, वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पे, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगी जैसे ग्रासहोपर, टिड्डा, गाय, गोट यानी बकरियाँ, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, तो कंज्यूमर का जो फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा, आगे देखते हैं। तो इतना मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्दर इसे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आता है, तो पहला आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, तो दोस्त प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर, तो दोज कंज्यूमर्स विच डजंट मेड देयर फूड बाय देमसेल्फ, फॉर फूड दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो लिविंग थिंग्स विच डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो लिविंग थिंग्स जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास होपर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसमें आता है हमारा सेकेंड हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसमें वो लिविंग थिंग्स which depends on primary कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो फ्रॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद क्या आते हैं, तो हमारे आता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट वन हमारा, टर्सरी कंज्यूमर्स। ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। लिविंग थिंग्स विच डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, तो स्नैक। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन इसमें हो जाएगा टॉप कंज्यूमर्स। क्या आता है, तो टॉप कंज्यूमर्स। तो ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो सबको खाते हैं। क्या है, सबको खाते हैं। तो लिविंग थिंग्स विच ईट ऑल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है लॉयन का।
ठीक है। जो लॉयन है वो किसको खा सकता है? वो फ्रॉग को भी खा सकता है, ग्रास होपर को भी खा सकता है, स्नैक को भी खा सकता है, ठीक है। तो ये क्या आते हैं? ये लॉयन हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे था हमारा, सबसे पहले पढ़ा था हमने प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स, और ये कंज्यूमर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिकम्पोजर। तो वो लिविंग थिंग्स जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो डिकम्पोजर। इन्हें हम एनवायरनमेंट क्लीनिंग एजेंट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा थर्ड वन, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो दोज लिविंग थिंग्स विच ईट दोज लिविंग things which depends on dead and decaying organisms are known as decomposers, ठीक है। तो those living things which depends on dead and decaying organisms are known as decomposers। तो वो जो कि मरे हुए, जैसे कि लॉयन में होता है कि लॉयन कभी मरे हुए मांस को नहीं खाता है, आप लोगों ने देखा होगा। कभी भी वो खुद का शिकार करता है फिर उसे खाता है, कभी मरे हुए फ्लैश को नहीं खाता है। तो ये क्या है? तो डेड एंड डिकेइंग, वो ऑर्गेनिम्स जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्लीनिंग एजेंट्स के भी नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा फंगिस, ठीक है, या फिर बैक्टीरियाज, ठीक है। ये इसके दो एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्लीनिंग एजेंट्स के भी नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनिंग एजेंट्स के नाम से, क्लीनिंग एजेंट्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिकम्पोजर्स। तो पहले हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उसके बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजर, ठीक है। तो हमारा इकोलॉजी यहीं पे ख़त्म होता है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही बताना था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि हमारा 10% लॉ, फिर उसमें पढ़ने को हमको मिलेगा फूड चेन। तो इन सभी टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो आज के लिए बस आप लोग से यही। तो मैंने जो भी आप एक्सप्लेन किया, आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये कोई ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, तो आप लोगों को पूरी चीज़ें मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख के आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। तो उसकी आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और आप लोग कोई टर्म इसमें समझ में ना आया हो या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। उस हिसाब से आप लोगों को क्वेरीज को, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, तो फिर वहाँ से आगे अपने क्लास को अटेंड करेंगे। और इसकी वीक में 2 वीडियोज़ आएंगी। ये कोई ज़्यादा बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग के आराम से ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप लोग वीडियोस देखते रहिए और आप लोग ख़त्म हो जाएगा आराम से। वीकली इसके 2 वीडियोस लगभग से आएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल का वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को उसका सिलेबस पता चल ही गया होगा। तो वो नवरात्रि बाद स्टार्ट होने वाला, तो उसकी आप लोग फिक्र न कीजिए, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, उसको भी जल्दी जल्दी आराम से आप लोगों को
एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बस इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।